विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल की क्लास में लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट वायसराय ऑफ इंडिया एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट। कहने का मतलब यह है कि भारत के जो वायसरायज रहे हैं और उनके टाइम पीरियड में जो काम हुए हैं भारत में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सपोज आपसे ऐसे पूछ देगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था। जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था। बात आ रही है समझ? तो घटनाएं या फिर एस्टैब्लिशमेंट उस टाइम पर कौन कौन भारत के वायसराय रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए। सारे नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट वाले तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो एक तरफ आप लिखोगे वायसराय और दूसरी तरफ लिखोगे उनके एस्टैब्लिशमेंट। एक तरफ लिख लीजिए वायसराय, वायसराय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित करी गई भारत में वो पोस्ट थी जो कि फैसला लेती थी कि भारतवर्ष में क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी ब्रिटिश पॉलिसी के रूप में। अल्टीमेटली आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री है वैसे उस टाइम पे आप मान सकते हो कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इस पोस्ट को सेटअप किया गया था। इससे पहले गवर्नर जनरल का प्रावधान हुआ करता था। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद बॉम्बे का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर एक टाइम के बाद यह प्रावधान आया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, ज्यादा दिन तक ऐसी पॉलिसी चल नहीं पाई। जो मद्रास और बॉम्बे ये दोनों जो गवर्नर जनरल थे, इनका कहना था कि हम तीनों ही गवर्नर जनरल हैं। फिर ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई है कि हम दोनों बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करें, जिसकी वजह से हस्तक्षेप होने लगे। और वैसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी घूसखोरी को लेकर आपस में संतुलन नहीं बैठा पा रही थी, क्योंकि ये काफी करप्ट हो चुकी थी अंदर से। ये मुनाफा अपने पेपरों में तो दिखाते थे बट एक्चुअली मुनाफा नहीं दिखाई पड़ता था सरकारी खजाने में। जिसके रहते हुए जो ब्रिटिश हुकूमत थी लंदन में बैठी हुई, उसने फैसला लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी दीवानी राइट्स हैं, जितने भी बिजनेस और ट्रेड के राइट्स हैं, उन सबको हम खत्म करते हैं। अब से वायसराय का प्रावधान आएगा और वायसराय वही फैसला लेगा जो कि ब्रिटिश हुकूमत वहां से आदेश करेगी। शुरू करते हैं हम लोग 1857 से। और सबसे पहले बात करेंगे, यहां पर लिख लो एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल था। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल का प्रावधान है वो 1857 में खत्म हो गया था। तो आप ये समझ लो 1856 से 57 तक इसने गवर्नर जनरल के रूप में सर्व किया है और 1858 से वायसराय का प्रावधान आ गया तो इसने पहले वायसराय के रूप में भी सर्व किया है और आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में भी सर्व किया है। खैर, इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या चीजें हुई? पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये लेकर आया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले क्या था कि हमारी जो पद्धतियां होती थी हिंदू कल्चर के हिसाब से, इसमें जो महिलाएं जिनके पति एक्सपायर हो जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उन महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रावधान लाया कि अब जो विडो महिलाएं हैं वो दोबारा से शादी कर सकेंगी। और ये कब आया था? 1856 का है। दूसरा लिखिए इंडियन रेबेलियन। इंडियन रेबेलियन 1857 में हुआ था। ये वही है मंगल पांडे वाली क्रांति, आपको पता ही होगा, जिसको 1857 का विद्रोह बोला जाता है। और क्या क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट आया इसके टाइम पीरियड पे। इंडियन काउंसिल एक्ट। और क्या आया था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल
एंड बॉम्बे, मतलब बॉम्बे और बंगाल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। एक लिखिएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 इसके टाइम पीरियड पे आया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, होगा सब, परेशान ना हो। स्टैटिक जीके अभी हो रही है ना, एक ही एक करके हो पाएगा, करंट अफेयर भी वैसे ही होगा, टेंशन ना लो। जब करंट अफेयर कराऊंगा फिर कहोगे अब स्टैटिक जीके नहीं हो रही है, तो स्टैटिक जीके हो रही है, स्टैटिक जीके करो। कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूं मैं, यहीं हूं। नोट कर लीजिए, थोड़ा हाथ जल्दी चलाना, क्योंकि कल ही मैंने आपको बोला था लंबा टॉपिक है। एक बार मैं पढ़ देता हूं। 1856 का पुनर्विवाह एक्ट आया था, हिंदू मैरिज कल्चर का, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। पहले जो विधवा होती थी महिलाएं, उनको शादी करने का पुनः प्रावधान नहीं था, लेकिन इस एक्ट ने क्या पॉलिसी लाई भारत में? गोरों का कहना था कि नहीं, उन महिलाओं का भी अपना जीवन है, अगर उनके पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। इसके बाद इंडियन रेवेलियन आपको पता ही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं 1857 का क्रांति, या फिर 1857 का विद्रोह बोलते हैं, मंगल पांडे वाली क्रांति है, वो आपको पता ही है। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, मतलब कहने का कि भारत में जो सोसाइटीज वगैरह बनाई जा रही हैं, जो ग्रुप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं पॉलिटिकली, वो अप्रूव किए जाएंगे ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। मतलब भारतीयों को भी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत यह प्रावधान मिला कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बना सकते हैं। आगे चल के तभी आप देखोगे कांग्रेस की फिर स्थापना हुई और ब्रिटिश हुकूमत ने उसके ऊपर मोहर लगाई। यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई इस टाइम पे, और हाईकोर्ट को बनाने के लिए एक्ट लेकर आया गया 1861 में। लेकिन हाईकोर्ट एस्टैब्लिश कब होंगे? 1862 में। आई थिंक समझ आ गया होगा। नोट डाउन हो जाए तो बताना भाई, हो गया होगा ना। चलो, इसी के टाइम पीरियड पे एक और चीज लिखो जो कि इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ASI, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी करी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। डन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाइए लॉर्ड एल्गिन का टाइम पीरियड। इसके टाइम पीरियड पे 3 चीजों की स्थापना हुई। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। तीनों की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1862 में हुई। 1862 में एल्गिन के टाइम पीरियड पे। इसका टाइम पीरियड केवल 1.5 साल का था। 1861 से लेकर 63 तक इसने सर्व किया है। 1861 से 63 तक। नेक्स्ट लिखिएगा लॉर्ड म्यू। 1869 से लेकर 72 तक। इस बीच में क्या इंपॉर्टेंट हुआ? म्यू के टाइम पीरियड पे सर, ब्रिटिशर्स वर रियली क्रूअल इन सम मैटर्स, बिल्कुल। और यह भी बात है कि अगर गोरे ना होते तो हमारी यह स्थिति भी ना होती आज इकोनॉमिक टर्म में। हालांकि वो हमें लूट के गए हैं, लेकिन वो हमें बहुत कुछ देकर भी गए हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र हैं। लेकिन अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, या अगर आपने केवल NCERT भी ठीक से पढ़ ली है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि गोरे सिर्फ अत्याचार करके गए हैं।
देखो, रूल वही करता है जिसमें कुव्वत होती है, ठीक है। कमजोर आदमी कभी भी रूल नहीं करता। अगर हम रूल किए गए हैं दैट मीन्स कि हम कमजोर थे। अगर हम उनसे लड़ पाते, उसी टाइम पे रिटेलिएट कर पाते। एक टाइम पे हम धीमे धीमे करके हमें आजादी मिली, लेकिन हाँ, आपको यह भी मानना पड़ेगा हमें आजादी कब मिली? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने खुद ब्रिटेन को कमजोर बनाया, हमने नहीं बनाया था उन्हें कमजोर। आप ऐसे समझ लो कि हम 50 करोड़ लोगों के ऊपर, वो केवल 1000 लोग रूल करते थे। भारत में हमारे भाइयों के ऊपर गोली कौन चलाता था? हमारे ही लोग चलाते थे। गोरे हाथ में लेके गोली नहीं चलाते थे, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बैठ के आदेश देते थे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाओ। वहां पे डायर खड़ा था, लेकिन डायर ने अकेले इतने 1700 राउंड फायर किए थे? नहीं। वो कौन थे? वो सब भारतीय थे। तो हम जो भारतीय थे, 5 रुपया की तनख्वाह के लिए इनकी लाल वर्दी हम पहन लेते थे, और हमारे इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम अपने भाइयों के ऊपर ही गोली चलाते थे। गांव से किसान से टैक्स वसूलने कौन जाता था? भारतीय सैनिक जाते थे। जब वही किसान टैक्स नहीं देता था तो वहीं पर उसको पलटा देते थे। तो ये सोचने वाली बात है कि गोरे हमें क्या दे के गए हैं। वरना हम तो इस तरीके के कानून लिए बैठे थे कि अगर किसी की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था। सती सिस्टम लेके बैठे थे हम लोग तब भी। अरे भाई, सती सिस्टम आप उसे बोल रहे हो, आप पार्वती की जगह उस महिला को देना चाहते हो। वो महिला डिजर्व करती है पार्वती की जगह? पहले ये भी तो देख लो। या वो पुरुष महादेव के बराबर था जो मर गया, जिसके लिए उसकी बीवी भी मार दी जाए? तो इस तरीके की प्रथाओं से हम लोग घिरे हुए थे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत आज भी आपको देखने को मिल जाएगी गांव में। तो हम लोग कहां थे? आज आप लंदन जाके देखो, आज आप यूरोप जाके देखो, आपको पता लगेगा। वो टनल्स वो 40 साल पहले ही बना के बैठे हुए हैं, हम आज भी नहीं बना पा रहे। तो कारण कुछ है। ओके, बाकी मैं उन चीजों पे यार नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं पढ़ाने लग जाता हूं ना हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री फिर मैं थोड़ा सा वाइल्ड तरीके से और एग्रेसिव रूप में पढ़ाता हूं। चलिए इसमें लिख लीजिए, 1871 में सेंसस स्टार्टेड। सेंसस स्टार्टेड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डन है? आई थिंक नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसके टाइम पीरियड पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। डफरिन का कोई टाइम पीरियड बता सकता है आप में से? एनीबडी? कोई भी? डफरिन का कोई टाइम पीरियड बताएगा हमारे बीच में? कितने साल का कार्यकाल था डफरिन का? 89 नहीं, 88। 1884 से लेकर 88 तक। एक काम करिए, लॉर्ड रिपन भी लिखिए। लॉर्ड रिपन, इसके टाइम पीरियड पे आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। साथ में एल्बर्ट बिल भी आया था। एल्बर्ट बिल 1883 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लेकर आए कि भारत में ऐसे भारतीय जो कि अपनी पत्रिका या न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, ठीक है, उन्हें रिव्यू कराना होगा ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत। कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हो आप वो छाप दो। ओके, तो उसको पहले आप रिव्यू कराओगे। बिना रिव्यू कराए अगर आपने छापा तो ये इलीगल माना जाएगा। मतलब वही अल्टीमेटली आज की डेट में जैसे कोई भी गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है,
न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसी तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी इसके अंतर्गत थी। ये उस टाइम पर भारतीय मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम जैसा कहेंगे वैसा छापोगे। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल के अंतर्गत यह प्रावधान आया कि अभी तक किसी भी गोरे पर अगर मुकदमा चलाया जाता था, मतलब किसी भी इंग्लिश पर्सन के ऊपर मुकदमा चलाते थे, तो जो जजेस का पैनल होता था कोर्ट में वो सारे इंग्लिश जज थे। लेकिन किसी भी भारतीय पर अगर चला रहे हैं मुकदमा, ओके, तो उसमें किसी भी भारतीय जज को जगह नहीं दी जाती थी। तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया कि अब अगर भारतीयों पर मुकदमा चलेगा तो जो ज्यूरी मेंबर्स होंगे, जज का जो पैनल होगा, उनमें से एक जज एटलीस्ट भारतीय होगा, कम से कम भारतीय होगा। और रिपन का टाइम पीरियड क्या है? रिपन का टाइम पीरियड 1880 से लेकर 84। इसको मैंने बाद में लिखाया, इसके लिए माफी चाहता हूं, इसको आप उससे पहले भी कर सकते हो। अगला लिखिए, डायरेक्ट आप आ जाइए लॉर्ड कर्जन पे। मैं आपको वही लिखा रहा हूं जो कि आपसे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड कर्जन, इसके टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल का विभाजन 1905 में, बंगाल डिवाइडेशन। एक और लिखिए, इसके टाइम पीरियड पे स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, स्वदेशी मूवमेंट। कोई बताएगा इसका टाइम पीरियड क्या था कर्जन का? कर्जन ने भारत में वायसराय के रूप में कितने से कितने टाइम पीरियड तक सर्व किया है? एनीबडी बोलिए। कर्जन का टाइम पीरियड 6 साल का कार्यकाल था, बिल्कुल सही। 1899 से लेकर 1905 तक स्वदेशी आंदोलन। कल क्लास में भी मैंने आपको जब मूवमेंट लिखाए हुए थे तो वहां पर बताया था किसने स्टार्ट किया था स्वदेशी आंदोलन को? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, कलकत्ता से इसको चालू किया गया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन, यह डेट कौन सी थी? 16 अक्टूबर। यह डेट इंपॉर्टेंट है क्या? जी हां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि 16 अक्टूबर को भारतीयों के द्वारा रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर को ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया? बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, एक पूर्वी बंगाल मतलब ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था इसका नाम पड़ा ढाका और जो पश्चिम बंगाल था इसका नाम पड़ा कलकत्ता। ओके, आगे चल के जो ईस्ट बंगाल है यह बना पूर्वी पाकिस्तान और आज की डेट में यह बांग्लादेश है। और ये जो वेस्ट बंगाल है ये तो भारत का राज्य है, ये आपको पता ही है। जब ब्रिटिशर ने बंगाल के 2 हिस्से किए थे उस टाइम पर भारतीयों का यह कहना था कि आप भले ही हमें बांटने की कोशिश करो, लेकिन हम इस दिवस को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे, जिससे कि हम आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमें विभाजित करने की कोशिश करिए, लेकिन हम सब आपस में भाई भाई बन के रहेंगे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 1909 में आया था मार्ले मिंटो बिल। तो अब उसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला वायसराय आया लॉर्ड मिंटो। इसका टाइम पीरियड था 1906 से लेकर 10। 1906 से लेकर 10। इसके टाइम पीरियड पे पहली चीज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। इसके टाइम पीरियड पे सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, ये सूरत स्प्लिट क्या था? कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, एक मॉडरेट ग्रुप, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, नरम दल और गरम दल। दोनों के बीच में समस्या यह आ रही थी कि जो गरम दल के लोग थे, मतलब जो यंगस्टर थे कांग्रेस में, उनका कहना था कि आप लोग जो बातचीत किया करते हो इससे काम नहीं बनेगा, हमें गोरों से लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हमें आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन जो
बुजुर्ग लोग थे, जो मॉडरेट ग्रुप था, जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, जैसे कि दादा भाई नेहरूजी हो गए। ओके, तो इन लोगों का कहना था कि नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा यही रहेगी कि हम लोग अहिंसा से ही इस पूरे युद्ध को लड़ेंगे। तो कांग्रेस अपनी विचारधारा से नहीं टिकेगी। ऐसे में क्या हुआ कि भाई इलेक्शन करा लिए जाए। अब इलेक्शन कराए गए तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गर्म दल के लीडर थे और उन्हीं को चुना गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, कुछ ऐसा दांव पेच हुआ जिस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर स्टोरी का पार्ट हो जाएगा। और फाइनली कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, गर्म दल और नरम दल। नरम दल के लीडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। और गर्म दल के लीडर कौन थे? लाल बाल पाल। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, या इसी को कांग्रेस स्प्लिट भी बोलते हैं। कांग्रेस स्प्लिट 1907 में हुआ था ये। अगला लिखो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म ये आया 1909 में। अब इसका मतलब क्या था मार्ले मिंटो रिफॉर्म का? इसका मतलब क्या था? ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लेकर आए। इन्होंने देखा कि बंगाल के विभाजन के बाद भी ये भारतीयों में फूट क्यों नहीं पड़ रही है, तो इन्होंने कहा कि एक नया कंसेप्ट लेकर आओ भाई, अब देखते हैं कैसे फूट नहीं पड़ेगी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत यह कानून लाया गया कि अब से ऐसे एरिया जहां पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से मुस्लिम लीडर ही इलेक्शन में खड़ा होगा, और ऐसे क्षेत्र जहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से सिर्फ हिंदू लीडर ही खड़ा होगा इलेक्शन में। अब ऐसे में क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो हिंदूज थे उनको गलत मैसेज गया, उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उन्हें लगा कि अगर मुसलमान ही केवल लीडर बन के हमेशा खड़ा होता रहेगा तो वो तो मुसलमानों के हितों के बारे में सोचेगा, और जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में रहने वाले जो मुस्लिम्स थे कुछ, इनके भी दिमाग में सेम चीज गई कि अगर केवल हिंदू ही लीडर खड़ा होता रहेगा तो वो केवल हिंदूज के बारे में ही सोचेगा। और यहां से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता धीमे धीमे खंड होने लगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पाकिस्तान की नींव किस बिल को बोला जाता है? तो आप ध्यान रखना, यह मार्ले मिंटो बिल ही है जिसको पाकिस्तान की नींव भी बोला जाता है। वो इसलिए कि यहीं से शुरुआत हुई थी, हिंदू मुस्लिम्स अलग अलग हुए और आगे चल के मुस्लिम्स ने अपने राइट मांगने चालू किए। और क्योंकि मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी तो यह पार्टी आगे आती गई। आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे जुड़े, और आगे आपकी कहानी आपको पता है। फाइनली इसी पार्टी ने आगे चल के क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा। डन है, नोट हो गया। नेक्स्ट कौन आया, कोई बता सकता है? नेक्स्ट कौन आया 1911 से? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना। जी हां, किसी का आंसर आया? नो आइडिया। लॉर्ड हार्डिंग लिखिए, लॉर्ड हार्डिंग 1911 से लेकर 16 तक, 1911 से 16 तक पहली चीज तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का मेन उद्देश्य यह था कि अब गोरे चाहते थे कि बंगाल के अंदर अभी तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी, लेकिन इन्हें दिल्ली में शिफ्ट करनी थी अपनी कैपिटल। तो पहला फैसला तो यह लिया गया दिल्ली दरबार में कि अब दिल्ली ही भारत की कैपिटल होगी, कलकत्ता नहीं होगी। दूसरा फैसला यह लिया गया कि बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा निकाल के एक नया राज्य बनाया जाएगा बिहार, और नीचे वाला हिस्सा निकाल के एक नया राज्य बनाया जाएगा उड़ीसा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उड़ीसा और बिहार राज्यों को बनाने के लिए कहां पर एक्ट लाया गया था, या कौन से इवेंट में एक्ट लाया गया था? आंसर क्या होगा? दिल्ली दरबार में, या 1911 में आप बोल सकते हो यह एक्ट लाया गया था। ओके,
एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है, और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं, और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए, बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए। और क्या हुआ इस दौरान? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। कल बता चुका हूं, लाला हरदयाल ने करी थी। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और क्या हुआ? और क्या हुआ बताइए? 1915 महात्मा गांधी कम बैक। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में। अगला 1916 में क्या हुआ? 1916 में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल मूवमेंट। नाम सुना है? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट 1916 किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, बाद में एनी बेसेंट ने भी इसको ज्वाइन किया था। एक बात और, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? एनी आइडिया? होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? पुणे से हुई थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने इसको मद्रास के अंदर भी स्टार्ट किया। होम रूल मूवमेंट का मेन उद्देश्य यह था कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जरिए जो यंगस्टर हैं, जो भारत का युवा वर्ग है, उसको भी इस क्रांति में शामिल करना। युवाओं को यह बताना कि ये जो गोरे हैं ये पॉलिसी लाते हैं हाथी के दांत की तरह, उस पॉलिसी में दिखाते कुछ और है और खाने के दांत पीछे छुपे होते हैं। तो उस समझ को समझने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत की समझ को समझने के लिए, ओके, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे, इनका यह मानना था कि दुनिया की कोई भी क्रांति बिना युवाओं के नहीं हो सकती है। और यह बात भी बिल्कुल सही है। अमेरिकी रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा के देख लो, या रशियन रेवोल्यूशन उठा के देख लो, हर जगह की यही कहानी है। या फिर आप हमारी इंडियन रेवोल्यूशन भी उठा के देख लो, यहां पर भी क्रांति तभी आई जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ये सब आए। डन है? नोट डाउन हो गया होगा। अगला कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ? चंपारण मूवमेंट। और क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन हुआ, खेड़ा मूवमेंट। और क्या हुआ? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी,
जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, हिंदी वाले लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। और क्या हुआ इसके टाइम पीरियड पे? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन, चंपारण 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और खिलाफत 1919। नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल सही, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, ये आप कह सकते हैं। इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। लखनऊ पैक्ट 1916 का। ये लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या था? लखनऊ पैक्ट का क्या मतलब था? 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो कांग्रेस के दो भागों में विभाजित हो गई कांग्रेस। जितने भी युवा लीडर थे वो सब कांग्रेस को छोड़ चुके थे, अभी केवल बुजुर्ग लोग कांग्रेस में बचे थे, बूढ़े बूढ़े लोग। ठीक है, कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही थी 1907 से ही। लेकिन 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो बिल आया। उसके बाद से जो कांग्रेस में जो मुस्लिम्स लीडर थे वो भी छोड़ के जाने लगे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के जो इवेंट होते थे उसमें बिजी हो गए। तो अभी जो मुसलमान वर्ग है वो भी कट चुका है कांग्रेस से, और जो युवा वर्ग है वो भी कट चुका है। अभी क्या कर लेंगे ये बूढ़े लीडर्स? ठीक है, तो 1916 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह फैसला लिया। देखो, उस टाइम पे लोगों के मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लेकिन वो चाहते थे कि कांग्रेस चले, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा भी क्या है? भारत की आजादी के लिए है। तो उन्होंने लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कांग्रेस को बुलाया गया और मुस्लिम लीग को बुलाया गया, और दोनों को बोला गया, भैया मुस्लिम लीग को बोला गया कि जब आपके इवेंट हो तो कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, और कांग्रेस को यह बोला गया कि जब आपके इवेंट होंगे तो मुस्लिम लीग आपको सपोर्ट करेगी, और जितना मुसलमान भाई है वो सब सपोर्ट करेगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये जो समझौता हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन डन है। वर्नाकुलर एक्ट भाई अभी जाते हैं उस पर, एक बार मैं देख लूंगा। अभी हो सकता है रिपन, हो सकता है रिपन लिख दिया हो, या लिटन की जगह मैंने रिपन कुछ लिख दिया हो, मैं अभी देख लूंगा। ये नोट हो जाए तो बताइएगा। इसका टाइम पीरियड तो लिखा ही नहीं, इसका टाइम पीरियड लिख लो 1917 से 21। अगला लिखिएगा लॉर्ड रीडिंग 1921 से 27। इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ? पहले इनका तो एक और लिख लो, भाई। इसी टाइम पीरियड पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, हिंदी में लिख देता हूं, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920। अब लिखिए रीडिंग के टाइम पीरियड पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HRA, हिंदुस्तान, कुछ लोग हो सकता है जिन्हें फुल फॉर्म ना पता हो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924। अगला लिखिए काकोरी ट्रेन एक्शन 1925।
1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। मैंने आपको रीनेम कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कई चीज़ों के नाम बदल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली का राजपथ कर्तव्य पथ बन गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया। उसी में से एक था, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि काकोरी लूट केस का नाम बदल के अब इतिहास के पन्नों में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है यहां पर। डन है। नोट होते ही बताइएगा, यस या डन लिख दिया करो भाई। जी हाँ, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसी के टाइम पीरियड पे चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड 1922। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरएसएस की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन से वर्ष में हुई थी? 1925 में हुई थी। इसी के टाइम पीरियड पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई है, सेपरेशन ऑफ रेल बजट फ्रॉम जनरल बजट 1924 में। इससे पहले क्या होता था कि एक ही बजट पूरा इंटायरली आ जाता था, लेकिन इसमें क्या फैसला लिया गया कि अब जनरल बजट अलग बनेगा और रेल बजट को पूरे तरीके से अलग कर दिया गया। इसमें आज की डेट में रेल बजट अलग है या जनरल बजट का ही हिस्सा है? तो आज की डेट में फिर से इसे मिला दिया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको मिला दिया फिर से। नोट हो जाए बताइएगा। गोरखपुर में क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, चौरी चौरा बोल रहे होंगे, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पे एक और चीज लिखो, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ये कहां पर बनी थी? कानपुर में बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। 1925 कम्युनिस्ट पार्टी। रीडिंग के बाद कौन आएगा, कोई बता सकता है आप में से? रीडिंग के बाद एनी आइडिया? रीडिंग के बाद इरविन, ठीक है, लिखिए लॉर्ड इरविन। उन्नीस 26 से लेकर 30 तक इरविन। पहली चीज तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HSRA 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA अभी बताया था ना, बाकी वही है, S का मतलब है सोशलिस्ट। HSRA की स्थापना कहाँ करी गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। इसी के टाइम पीरियड पे साइमन कमीशन भी भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में। नमक का आंदोलन हुआ। नमक का आंदोलन अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं सॉल्ट मूवमेंट।
और यही था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, और हिंदी में लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। (1930). उसके बाद आया लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। एक चीज और लिखिएगा, इरविन के टाइम पे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल समिट 1930 वाला, फर्स्ट राउंड टेबल समिट। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? 1930, 31 और 32, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन। देन लिखिए वेलिंगटन, वेलिंगटन। इसके टाइम पीरियड पे सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल समिट, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसके टाइम पीरियड पे हुआ। डन है? और कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इसी दौरान। एनी आइडिया? बोलो भैया। बिल्कुल सही, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन उससे पहले शायद आप भूल रहे हो, कम्युनल अवार्ड हुए थे इस टाइम पे। लिखिए कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड था क्या? तीनों गोलमेज सम्मेलन में कोई फैसला तो निकल के आया नहीं था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई निकल के। वो क्या? कि बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग इलेक्शन की डिमांड करी, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्शन की डिमांड करी, और इस पर मोहर लगाई ब्रिटिश हुकूमत ने, और इलेक्शन कंडक्ट कराए अलग अलग। बी.आर. अम्बेडकर दलितों के नेता बने और मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के नेता बने। क्लियर है? इन्हीं इलेक्शंस को कम्युनल अवार्ड बुलाया जाता है, मतलब कम्युनल इलेक्शन हुए थे पहली बार इतने खुले तौर पर। उसके बाद क्या था? महात्मा गांधी गुस्सा गए। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में बापू की किसी ने सुनी नहीं, दरकिनार कर दिया। बेचारे भूखे प्यासे पड़े रहे, हड़ताल करते रहे, किसी को कोई मतलब नहीं था उनसे। लेकिन अब महात्मा गांधी अगर दुखी रहेंगे तो कांग्रेस तो ऐसे चल नहीं पाएगी। तो फाइनली क्या हुआ? और जो दलित वर्ग था वो भी कांग्रेस से कटने लगा, क्योंकि वो बी.आर. अम्बेडकर को फॉलो करने लगे। उन्होंने, दलित वर्ग ये सोचने लगा कि अब हम कांग्रेस से अलग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस का फेस महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में तू मैं काफी हो गई थी। तो फाइनली क्या हुआ भैया? दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में, जिसमें पुणे के यरवदा जेल के बाहर महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर की सुलह कराई गई। डन है? अब लिखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। 1935 में। आपको पता है जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो आरबीआई पूरे तरीके से प्राइवेटाइज था। यह प्राइवेट सेक्टर बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने आजादी के बाद इसको अंडरटेकिंग किया है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी के दिन। आरबीआई के अंदर 1935 से लेकर 1949 तक जितने भी शेयर होल्डर्स थे ये सब प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। वेलिंगटन। और कोई बता सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या हुआ? ये कौन है भाई? इन्होंने देखो लिखा है प्रिया और संचिता, दोनों का आंसर सही है। वेरी नाइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई होप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए लिथिंगो, लॉर्ड लिथिंगो 1937 से 43 तक, 43 तक लिथिंगो। पहली चीज तो सेल्फ रूल मूवमेंट हुआ इसके टाइम पे, सेल्फ रूल मूवमेंट बता चुका हूं। जब मूवमेंट कराए थे वहां पर लिखाया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको चलाया था, इस आंदोलन को। और क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। $1939 और ये कब तक चला, 45 तक चला। क्रिप्स मिशन भी आया इसी टाइम पे, क्रिप्स मिशन 1940 में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ इसी टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त ऑफर क्या था, क्योंकि अगस्त के महीने में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कांग्रेस को यह ऑफर किया गया था कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमें पूरे तरीके से सपोर्ट करिए, पैसे से भी, मैन पावर से भी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म होगा तो उसके बाद हम भारत की सत्ता आपके हाथ में सौंप देंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या बोला ब्रिटिश हुकूमत को, चल झूठा, मैं नहीं मानता। तो क्रिप्स मिशन भी आया था, इनका भी यही उद्देश्य था। लाला लाजपत राय की तो डेथ बहुत पहले हो गई बेटा, 1928 में, साइमन कमीशन के टाइम पीरियड पे। अगस्त ऑफर कब आया था यार, अगस्त ऑफर 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन तो उसके बाद आया है, 1942 में आया है क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1940 में अगस्त के महीने में अगस्त ऑफर पहली बार आया, कांग्रेस ने चल झूठा बोल कर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। इसका हेड कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसी वजह से इस ग्रुप का नाम क्रिप्स मिशन था। ये लोग पूरे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए थे, एक बार फिर से कांग्रेस को ये बताने के लिए कि आपकी हमें ज़रूरत है, आप हमें फुल सपोर्ट करिए। हम 1945 हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम सत्ता भारत की आपको सौंप देंगे और भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इन्होंने फिर नहीं माना और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से शुरू कर दिया, ठीक है। लिथिंगो के बाद कौन आया, कोई बता सकता है? लिथिंगो के बाद एनीबडी, बोलिए। वॉवेल का नाम सुना है? वॉवेल, लॉर्ड वॉवेल। 1943 से लेकर 47 तक, 47 तक वॉवेल। इसके टाइम पीरियड पे कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वॉवेल, एनी आइडिया?
बोलिए सरकार, ऐसा भी क्या पूछ दिया मैंने? बिल्कुल सही, 46। और क्या हुआ था वॉवेल के टाइम पीरियड पे, कोई बता सकता है? वॉवेल के टाइम पीरियड पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, उसको छोड़ के बताओ। वॉवेल के टाइम पीरियड पे ध्यान नहीं आ रहा है आई थिंक किसी को, ध्यान दिलाता हूं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INA भूल गए थे? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। उसके बाद लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 47 तक, माउंटबेटन 1947 से 47 तक। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारत को आज़ाद करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन था, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसी के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता मिली। माउंटबेटन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। माउंटबेटन भारत में कब तक रुका था? ये 19 महीनों तक भारत में रुका था। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंटबेटन ब्रिटिश फोर्सेस में कौन से विंग का कमांडर था? नेवी, एयरफोर्स या आर्मी का? तो ये नेवल ऑफिसर था। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ किसने ग्रहण कराई थी? इसमें सबसे ज्यादा चूक होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें गच्चा खा जाते हैं। उनको लगता है कि या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, या तो उन्हें लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि होम मिनिस्टर थे, ठीक है, या तो फिर उन्हें लगता है कि कोई भारतीय व्यक्ति ही होगा, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद, कोई इनमें से होगा। बट ऑप्शन में एक आंसर होता है माउंटबेटन, और यही सही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ माउंटबेटन ने ही दिलाई थी। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है, और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं, और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए। बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए।